हेलो एवरीवन, आई एम संजय साधु। आज हम लोग कृषि बृहस्पति विज्ञान के आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे। महामैराथन क्लास के अंदर कोशिश करेंगे यहाँ से आपके पूरे से पूरे नंबर फंस जाएंगे कि तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुनते रहो। और चीज को कि जीवाणु में वर्गीकृत किया किसने किया था? मुनेरा ने। किसने? मुनेरा ने। राइजोबियम एक क्या हमारा सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम एक हमारा कौन सा जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु है। रखे निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीवाणु है? तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कौन होता है? जीवाणु होता है। इष्ट में पाया जाने वाला इष्ट एक क्या है? क्वेश्चन आएगा तो इष्ट एक मृतोपजीवी। पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन हो जाए या स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेरामाइसिन, सब क्या होते हैं? एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो बीमारी से लगने से पहले इंसानों को या जानवरों को दी जाती है। जाइमेज बीकर उत्पन्न होता है इष्ट में। जीवाणु में सब किसने अध्ययन किया था? ई कोलाई ने। जीवाणु जिसका सबसे अध्ययन किया गया, मतलब जीवाणु का अध्ययन किसने किया सबसे अधिक? तो ई कोलाई ने किया है। ई कोलाई ने किया था। उसके बाद हमारा क्या है? ड्यूटेरोमाइटोसिस हमने अभी बताया क्या है? एक कवकों में अभाव होता है। किससे? अर्धसूत्री द्वारा। क्रोमोटोफोर भाग लेते प्रकाश में। टीएमबी एक क्या है? डीएनए। टीएमबी क्या होता है कि टीएमबी में अभाव होता है। किसे? डीएनए, मतलब डीएनए में नहीं पाया जाता है। सड़े अंगूर में फलों में क्या पाया जाता है? अंगूर में क्या इष्ट होता है? अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगे। रखे नील हरी शैवाल, इसी को पेपर में लिखा गया कि अगर एक नंबर में आया कि ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए का पूरा नाम क्या? बीजीए, तो क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, इसी को कहते हैं। इसका महत्व है धान के खेत में क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब मतलब स्थिरीकरण या ग्रहण करता रहता है। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। याद हो गया? जगत मुनेरा के अंदर किन जीवधारियों को वर्गीकृत किया? प्रोकैरियोटिक जीवाणु, नीलहरी शैवाल। प्रोकैरियोटिक जीवाणु, नीलहरी शैवाल। मेरे साथ मन के अंदर बोलते जाओ, तभी वरना माइंड भी चलता रहेगा। और बोलोगे नहीं कि क्लास चल रही है तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जाके प्रोटिस्टा जगत के जीवों की एक विशेषता क्या होती है? ये एक कोष की सुकंदरी होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोष की सुकंदरी होते हैं। एडस क्या होता है? एक जो वायरस जनित होता है, जो सेक्सुअल क्रिया करने के बाद ये वायरस होता है। जो लोग सेक्सुअल क्रिया करते हैं, एक मान लो एक फीमेल को एक बीमारी है और मेल उसके साथ वो सेक्स कर लेता है तो उसको भी यही बीमारी हो जाती है। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका पूरा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या? वायराइड्स क्या है? तो आरएनए के छोटे स्वतंत्र एक सूत्री अणु जो संक्रमक और रोगजनक होते हैं। एचआईवी क्या होता है? वायरस जनित बीमारी होती है। पहले तो एचआईवी क्या होती है? वायरस जनित बीमारी होती है। ये कौन सी कोशिका होती है? टीएच और टी4 लिम्फोसाइट्स होते हैं। जीवाणु का संवर्धन सबसे पहले किस विज्ञानी? रॉबर्ट कोच ने की थी। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराने पर क्या ग्लूकोज बन जाता है? क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। फिर इष्ट को कहते हैं चीनी या शुगर। इष्ट में पाया जाता है जाइमेज पाया जाता है। एक केस में दारू बन जाती है, C2H5 दारू और CO2 बन जाता है। ठीक, अगर आ जाए कि इष्ट द्वारा क्यूडन प्रक्रिया लिखा तो क्या देखोगे? क्या शुगर को ही कहते हैं इष्ट कहते हैं। कार्बन 6 क्या? हाइड्रोजन 12, ये हमारा क्या? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनती है? दारू और CO2 निकल जाती है। इष्ट में जो पाए जाने वाली उपयोगिता क्या है? कि शराब और बिक्री। कुछ अगर इष्ट में पाए जाने वाले जो एंजाइम बताया तो क्या होता है? जाइमेज और इन्वर्टेज। जाइमेज और इन्वर्टेज हो गया। डबल रोटी की फफूंद, डबल रोटी लेके आते हैं हम लोग, क्या फफूंद लग जाती है? कौन सी? राइजोपोस होता है। विषाणु का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? आइनोवास्की ने लगाया था। आइनोवास्की ने थे। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले दो शैवालों के नाम लिखे तो एनाविना नानोस्टाक। एनाविना नानोस्टाक होता है। आते हैं इस चैप्टर से 5 नंबर तक क्वेश्चन आने के हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है? रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के नाम। जो हैजा रोग सुना होगा कि हैजा रोग चला किसके? वेब्रिया कोलाई। वेब्रियो कोलाई 6 रोग बहुत होता रखे हैं। किसका था? माइक्रोबैक्टीरियम। अब ये शब्द इतने कठिन होते रहे कि बच्चों को दिखता है तो इसको हम तोड़ते हैं। माइक पे कौन बोलता है? माइक क्या होता है? खतरनाक बैक्टीरिया। माइक पे बोलने क्या? बैक्टीरिया फैल जाता है तो माइक्रोबैक्टीरियम।
ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। आप एक शब्द को 10 बार बोलोगे जाके आपको चीजें याद हो जाएंगी जाके। फिर क्या है, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया पीछे आ रहा रखे तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। फिर टाइफाइड बहुत ज्यादा फेमस है, तो किसका होता है, और आपसे पूछे टाइफाइड रोग किसकी कमी से होता है तो क्या बताओगे रखे, किस जीवाणु के द्वारा, तो क्या करता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन फिक्सेशन में अंतर लिखे रखे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है स्वतंत्र नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है वो उसका क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उन पदार्थों को मतलब नाइट्रोजन पाई जाती है उसको क्या ऑब्जर्व करना, ग्रहण कर लेना विभिन्न तरीकों से, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और ये बिजली के चमकने के द्वारा भी होती रहते हैं। और नाइट्रीकरण क्या होता रखे हैं, और आपसे बोले कि वायुमंडल में जो अमोनिया पाई जाती है, पहले जो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा नाइट्राइट का नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना और नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन। और आपको परिभाषा केमिस्ट्री की नहीं लिखनी, ये हर चीज में आता, केमिस्ट्री में भी आता। तो अपनी भाषा में क्या लिखोगे रखे कि अनेक जीवाणु जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, अनेक जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ठीक। पाशीकरण का मतलब, पाशीकरण का मतलब होता है दूध में या किसी भी पदार्थ से जीवाणुओं को निकालना। हम लोग क्या करते हैं, दूध लेके आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गर्म करते हैं तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पाशीकरण। बस इसमें ताप याद रखना चाहिए कि दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करके ठंडा कर देते हैं, इसी को पाशीकरण। तो दूध को जीवाणुओं रहित करना, जीवाणु खत्म करना, समझ गए। परिरक्षक क्या होता है, परिरक्षक का मतलब होता है खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, मतलब जीवाणुओं से सुरक्षा करने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा अचार है, अचार में फफूंदी लग जाती है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, तेल डाल देते हैं। या और पदार्थों को तुमने देखा, जो दुकान पे हम लोग मुरब्बा लेने जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है तो उसमें हम केमिकल डाल देते हैं। तो परिरक्षक वगैरह कहता है अचार, मुरब्बे आदि को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने वाले रसायन परीक्षक कहलाते हैं। वही बताया हमने कि सुरक्षित करना, ये सोडियम बेंजोएट सबसे मेन होता है। नमक डाल दो किसी चीज में, बैक्टीरिया नहीं होंगे इतनी जल्दी। तेल डालते हैं अचार में हम लोग। विनाइट्रीकरण का मतलब होता है जो हमारे वायुमंडल में जीवाणु पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन का ऑब्जर्व करते हैं और मान लो 100% नाइट्रोजन का ऑब्जर्व कर लिया और 50% यूज हो गया, 50% बच गई, तो वो पुनः वायुमंडल में चली जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है। पुनः वायुमंडल में चले जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है। डिब्बाबंदी क्या होता है कि भाई हम किसी चीज को डिब्बा में क्यों पैक करते हैं, जीवाणु से सुरक्षित करने के लिए। तो 15 पाउंड के लिए 12 मिनट तक गर्म करके, पहले गर्म कर लेंगे फिर इसको डिब्बे में बंद कर लेंगे, बैक्टीरिया से रहित कर देंगे फिर डिब्बे में बंद कर देंगे, इसी को कहते हैं डिब्बाबंदी कहते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं अभी, है ना, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाए। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जाके। मलेरिया और अमीबा फी पेचिस कार्कोग्राम के, तो मलेरिया क्या होता है हमारा, प्लाज्मोडिस्मेटा होता है, प्लाज्मोडिस्मेटा के द्वारा होता है। और अमीबा किससे होता है, हिस्टोलिका के द्वारा होता है। ठीक है। नीलहरी शैवाल में साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, नीलहरी शैवाल की संरचना जो होते है प्रोकैरियोटिक जीवाणु के समान होने के कारण, किसके समान होने के कारण, प्रोकैरियोटिक जीवाणु के समान होने के कारण इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। याद हो गया, किसके कारण, प्रोकैरियोटिक जीवाणु के समान होने के कारण। आप एक शब्द को 3 से 4 बार बोलोगे तो चीजें याद होती। पहले आप एक क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद क्या करो, 10 सेकंड मंथन करो, सोचो क्या पढ़ा था हमने, देखो कभी नहीं भूलोगे जाके। जीव उर्वरक से प्राप्त होने वाले लाभ लिखिए। भाई अहितकारक मतलब होते हैं जो पर्यावरण के हितैषी होते हैं। मतलब जैव उर्वरक हम इसे मान लो जाके, तुमने क्या किया जाके खेत में हमने क्या गोबर की खाद डाल दी जाके, ये क्या पर्यावरण को हानि पहुंचा रही नहीं है, हितैषी है, मतलब जाके कि उसको रक्षा प्रदान करती है। तो समझ गए जैव उर्वरक क्या होता है, और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, मृदा गठन को बढ़ाते हैं और उसको क्या जल धारण क्षमता बढ़ाते रहते हैं और उसकी वेरी गुड। फिर सत्यजीव और आर्क जीवी जीवाणु में अंतर लिखे रखे। तो सत्य जीवाणु को कहते हैं कोशिका की भित्ति में क्या पेप्टाइडोग्लाइकान होते हैं। कौन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान होते हैं, जबकि आर्क जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता, आर्क जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखो हमारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है,
जीवाणु और विषाणु के लक्षण लिखिए। क्या लक्षण लिखिए जाके। तो कड़ी सजीव और निर्जीव के दोनों गुण कौन दर्शाता है? विषाणु या वायरस दर्शाता है। विषाणु में सजीव के लक्षण क्या है? विषाणु में जीवों की भांति वृद्धि और जनन का गुण होता है। इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें पाया जाता है। विषाणु केवल सजीव कोशिकाओं में ही सक्रिय होते हैं। विषाणु केवल सजीव कोशिकाओं में ही सक्रिय होते हैं। ये कोशिकाओं के वातावरण को अनुकूलन में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? वातावरण के अनुकूलन में बदल देते हैं। विषाणु क्या करते हैं? निर्जीव की भांति विषाणुओं को रबे के रूप में प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में? रबों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अपना मॉडल खोल लो और पढ़ने लगो। जनन कार्य केवल उसी समय संभव होता है जब ये सजीवों की कोशिकाओं में रहते हैं। किसकी कोशिकाओं में रहते हैं? सजीवों की कोशिकाओं में रहते हैं। जीवित कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कवकों के दो नाम लिखिए। तो सरसों में एक रोग होता है सफेद कीट रोग। किसका होता है? सफेद कीट रोग। वो किसके कारण होता है? एल्विगो या सिस्टोपस के कारण होता है। गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो या टक्सिनिया ग्रेमिनी से होता है। गन्ने का बीट रेज अस्टिगोनियम। फिर से देखो, व्हाइट रस्ट मस्टर्ड में होता है। कौन सा? व्हाइट रस्ट मस्टर्ड में होता है एल्विगो के कारण। किसके कारण? व्हाइट रस्ट। और इसका रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? क्या है? टक्सिनिया ग्रेमिनी के कारण होता है। और बीफ स्पॉन्ज किसके कारण होता है? शुगर केन में अस्टिगोनियम जीवाणु। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे। अब जो क्वेश्चन लॉग में आते हैं हम उनको भी बहुत अच्छे से। तो एचआईवी या एड्स पर टिप्पणी लिखिए, बहुत आता है। तो एड्स का भी फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? अभी आप लोगों को एड्स हमने फुल फॉर्म बताया था क्या? एक्यूरेट अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम होता रहता है। ये क्या था? इसका फुल फॉर्म होता है। इस रोग वायरस की खोज 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। इसे एचआईवी को मानव प्रतिरक्षा पूर्व ह्यूमन अमीनो डिफेंसी वायरस होता कहते हैं। एचआईवी की संरचना लगभग 90 से 120 mm व्यास की गोलाकार वायरस की होती रहती है। तो देखो ये गोलाकार होती है हमारी कि नहीं होती रहती? ये हमारी के एड्स और एचआईवी की संरचना है रहती है। ओके, उसके बाद हम वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर पेपर में आते हैं। उसके बाद का नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन के एल्गी का महत्व। तो देखो हमने अभी बताया आपको, एक नंबर में क्वेश्चन डिस्कस किया कि नील हरी शैवाल जो होता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये नील हरी शैवाल वातावरण की नाइट्रोजन को यौगिक में बदलकर उसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसे नॉन स्टॉक हो गया और एनाविना हो गया। नील हरी शैवाल क्षारीय मृदाओं को कृषि योग्य बना सकता है। नील हरी शैवाल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी क्षारीय मृदा है उसको भी हम लोग क्या कर दें? उसको कृषि करने के लिए उपयोगी बना देते हैं। नील हरी शैवाल में जलाशय के जल को विषाक्त कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? विषाक्त कर देते हैं। इसमें जलीय प्राणी और पानी पीने वाले पशुओं की हानि हो जाती है। पानी पीने वाले पशुओं की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। अब हमारा कवकों का आर्थिक महत्व लिखिए। सबसे पहले किसका? भोजन के रूप में। कवकों आर्थिक क्या है? भोजन के रूप में। नंबर 2 मृदा की उर्वरता के रूप में। नंबर 3 वैज्ञानिक अनुसंधान के उपयोग में। नंबर 4 पादप हार्मोन्स के रूप में। तो कवक का आर्थिक रूप में क्या है? सबसे पहले भोजन के रूप में। जो भोजन के रूप में हम लोग किससे करते हैं? इष्टगुच्छी छत्तक के रूप में भोजन के रूप में क्या होता है? जो तुमने देखा मशरूम खाते हैं, क्या कवक ही तो होते हैं? हम लोग भोजन के रूप में उसको खाते हैं। हाँ खाते हैं। फिर मृदा के रूप में बहुत सारे जो हमारे कवक होते हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर क्या है? पादप हार्मोन्स के रूप में फ्यूजेरियम जो होता है, जिबेलिन हार्मोन्स होता है, आर्जिन हार्मोन्स होते हैं। क्या करते हैं हम? ये हार्मोन्स के लिए भी प्रयोग। उद्योगों के रूप में तुमने देखा बेकिंग पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूध में हमारे पाए जाते हैं वायरस, तो ये सब क्या करते हैं? मदद करते हैं। ईस्ट के निर्माण में, ईस्ट मतलब दारू, पेनिसिलिन के लिए, पेनिसिलिन कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स के निर्माण में बनाने के लिए भी ये प्रयोग करते हैं। अब आ गया जैव उर्वरक। तो हरित क्रांति के रासायनिक उद्योगों की प्रमुख भूमिका रही है। हरित क्रांति 1965 में चालू हुई थी। किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एनई बोरलॉग होते। हरित क्रांति शब्द किसने लिया था? तो नहीं, हरित क्रांति विलियम गॉड ने दिया था।
ठीक। रासायनिक उर्वरक मृदा गठन को क्षति पहुंचाते हैं। रासायनिक उर्वरक भाई जितने भी हम केमिकल का यूज करते हैं आजकल देखो शहरों में, अगर तुम ऑर्गेनिक तरीके से फसलों को उगाते हैं तो जो हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब उनके पास पैसा होता है, वो लोग ऑर्गेनिक खेती को ज्यादा पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक फसल को रखते हैं, क्योंकि आजकल इतना केमिकल है, इससे क्या है बीमारियां बहुत ज्यादा फैले। लेकिन हमें क्या करना है, किसानों के पास भी मजबूरी इतने क्या है, डिजीज लग रहे हैं, इतने इंसेक्ट लग रहे हैं, उनका भी कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से करना पड़ रहा है। तो अब उसका क्या, कार्बनिक सजीवी नाइट्रोजन का हम प्रयोग कर सकते हैं। कवक मूल का, नीलहरी शैवाल का। तो नीलहरी शैवाल हमने बता दिया साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं नीलहरी शैवाल को, तो हमने बताया था नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या, दुग्ध उद्योग में, मतलब डेयरी उद्योग में या दुग्ध के उद्योग में जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या होता है? तो सबसे पहले डेयरी उद्योग में, डेयरी दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। और छिलका बनाने में भी लोग कहता है, चाय या तंबाकू में भी पाया जाता है। तो छिलके में कौन सा? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एस्टिक अम्ल बताया जाता है। और चाय तंबाकू में कौन सा पता है? माइकोकोकस निकोटिनिक पाया जाता है, निकोटीन अम्ल। ये क्या होता है? कैसे रेशे प्राप्त करने वाले, रेशे में कौन सा? क्लास्ट्रीडियम पाया जाता है। चमड़ा बनाने में, पशुओं की खाल और चमड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है। आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, आप अंदर का लिख सकते हो। जब तक आपको हेडिंग नहीं याद है फिर आप वहां पर तो सबसे पहले डेयरी उद्योग में, ठीक, छिलका बनाने में, एसीटोन बनाने में, चाय तंबाकू की पत्तियों को पकाने के लिए किया जाता है, रेशे प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और चमड़ा उद्योग के लिए किया जाता है। तो आपको हेडिंग ही नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। उसके बाद जीवाणु का आर्थिक महत्व लिखिए। अभी हमने बताया है, फिर से आपको बता रहे थे, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें माइको ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइको ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एक कोष के होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी जगह में पाए जाते हैं। एक गोल छड़ की आकृति होती है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। विषाणु, जीवाणु, कुछ शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आदि होते हैं। फिर इसका आर्थिक महत्व तुमने बता दी। जीवाणु का कृषि में आर्थिक महत्व का राइजोबियम लिग्नोसेरम पाया जाता है। ये क्या? दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, नाइट्रोजन का अब्जॉर्ब करता है। ये सब जीवाणु ही पाया जाता है। और दलहनी फसलों में अजोटोबैक्टर पाया जाता है। अजोटोबैक्टर क्या है? इससे धान हो गया, गेहूं हो गया जाके, इसमें क्या होता है कि बीजी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया जाके, उसके बाद हो गया कि एजोला हो गया जाके, ये सब क्या हमारी जीवाणु कवक होते रहते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी उसका नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक, और मृदा उर्वरता को फिर बढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करें जो हमारे पेपर में आए हुए हैं, बाकी सब क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। आज भी जीव विज्ञान की प्रौद्योगिकी के बारे में, तो जीव विज्ञान का प्रयोग किसमें? कृषि के क्षेत्र में करें, औद्योगिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो कृषि में क्या आता है? पौधों की रोग, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसी फसल को प्रयोग करते हैं जिसके रोग रोधी फसलें होते हैं, जो उन रोग से लड़ सके जाके, ठीक है, और अच्छा प्रोडक्शन देते हैं जाके, उनमें रोग कम लगते जाके, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए जाके, तो इसी फसलों को ही हम लोग बोना। हाँ, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र में किसका कहते हैं? कीटनाशक के उत्पादन के लिए में, एथेनॉल, मेथेन आदि सूक्ष्मजीवों को बनाने के लिए में, चिकित्सा उद्योग के लिए में, किसके लिए? चिकित्सा उद्योग के लिए होता है। फिर जीवाणु का नामांकित चित्र बनाए जाते, फिर आपको चित्र बनाना है। फिर हानिकारक जीवाणु अभी हमने बता दिया है कि नहीं, जीवाणु का जो चित्र होता है आप वही बनाओगे देखिए। अब हम लोग पहला लेसन, एक लेसन हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर लिया। अब यहाँ से जो है ये चीजें जो है आपको पहले से पढ़नी पड़ती हैं, तो तभी हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बैगन के पौधे का कुल बताइए, तो सोलेनेसी होता है। और बैगन का वर्टिकलम क्या होता है? सोलेनम मिलओनगिना, सोलेनम मिलओनगिना होता है। टमाटर के पौधे का कुल क्या था? लिग्नेसी होता है। मटर के पौधे का, तो मटर का पौधे का कुल कौन सा है? लिग्नेसी है। और मटर का वर्टिकलम क्या आता है? पायसम सेटावर। जहां ट्राइमेरस पुष्प पाया जाता है, पोएसी होता है। जहां ट्राइमेरस पुष्प पाया जाता है, पुष्प होते हैं। किस कुल के पुष्प सदैव एक लिंगी होते हैं? तो कुकुरबिटेसी कुल के। पढ़ो बैठे थे, कुकुरबिटेसी कुल के होते हैं। पेसी कुल के पुष्प में पाए जाने वाले लाडी कुल रूपांतरण क्या है? परिदल पुंज के होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है।
कौन सा है? नई दिल्ली है तरह के। सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र क्या होता है कि अब EBR ये होता है केलिक्स केरोला इंडोसियम गायनेसियम। देखो केलिक्स केरोला इंडोसियम गायनेसियम इसका मतलब है जब सोलेनेसी का भी आगे पढ़ेंगे कि केलिक्स कितने हैं 5, केरोला कितने हैं 5, इंडोनेशियम 5 और गायनेसियम 2। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे एक पौधे में आप कैसे देख पाओगे रखे। ठीक, सोलेनेसी में क्या केलिक्स होंगे रखे 5, केरोला केलिक्स केरोला इंडोसियम गायनेसियम। ठीक, ये जो प्लस का होता है ये जो दिख रहा है क्या है? मेल और फीमेल इसमें दोनों होते हैं। नीचे वाला क्या है? मेल को, ऊपर वाला फीमेल को, ये दोनों को दर्शाते रहते। मालवेसी कुल के पुमंग किससे होते रहते? एक सलांग होते हैं। सुधर जाओ, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ वरना हम अभी पढ़ाना बंद कर देंगे। लिग्नेसी कुल के उपकुलों के नाम लिखिए, बता क्या होता है? पोपलिनियोटी क्रोसी फुल के 2 विभेदक के नाम लिखिए। तो दलपुंज होता है कि मक्का किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल का है। अरहर किस कुल का पौधा? आपके पेपर में आया भी था एग्रोनॉमी में। तो अरहर का वर्टिकल नाम होता है केजनस, केजान होता रहते हैं, ये लिग्नेसी कुल का है। सरसों का वर्टिकल नाम कहता है ब्रेस का कंपोजिट होता है या ब्रेस का स्पीसीज होता रहता है। ठीक, गन्ना किस कुल का है? तो ग्रेमनी होता रहता है। गन्ना का वर्टिकल नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता रहता है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लिखे लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है और सोलेनेसी कुल का पौधा है। धान किसका है? ग्रेमनी या पोएसी कहते हैं, इसका वर्टिकल नाम ओराइजा सटाइवा होता है। कपास का वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम हिस्टोसा हिरसुटस कहते हैं। गॉसिपियम स्पीसीज भी कहते रखे। इसकी अभी अब बड़े स्तर पे जाओगे रखे तो इसी कपास की बहुत ज्यादा वेराइटियां होगी रखे। तो वहाँ हर वेराइटी का नाम अलग अलग होता है। गॉसिपियम जो सेम होगा पीछे का सबका अलग अलग हो जाएगा रखे। हाँ, नहीं दिक्कत नहीं रखे। मटर का पाइसम सटाइव होता है। तरबूज किस कुल का होता है रखे? कुकर बिटेसी होता रहते रखे। खेसारी दाल का वनस्पति है तो खेसारी दाल का वनस्पति क्या होता है? लेथारियस सटाइवस लेथारियस सटाइवस लेथारियस सटाइवस होता है। खेसारी दाल को कहते हैं इंग्लिश में ग्रासपी 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 का वैज्ञानिक नाम लेथारियस सटाइवस। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुलीफ्लावर कहते हैं इसको, ब्रेस्का ओलेसिया और इसका ब्रोटाइटिस होता है। फूल पत्ता गोभी का कैटा और उसका क्या हो जाएगा? कोलेरापा। कैरियोप्सिस में फूल गोभी वाली 3 होती है कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। तो फूल गोभी को ब्रोटाइटिस और उसके पत्ता गोभी का क्या है? 3 तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? मालवेसी कुल के पुमंग की विशेषता देखिए। मालवेसी कुल के पुष्पों के असंख्य एक सिंगी पुंकेसर पाया जाता है। किसके होते हैं? एक सिंगी पुंकेसर पाया जाता है। इनमें प्राकोष्ठ एक कोष की होती है। प्राकोष्ठ कहते हैं एक कोष की होते रहते हैं। गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम लिखे तो क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टियम होता रहता है। इसका कुल का होता रहता है? ग्रेमनी या पोएसी होता रहता है। अब इसमें देखो इन्होंने कुछ और लिखा रखा है। इसमें ट्राइटिकम एस्टियम एक ही में मिला के लिख दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है। तो ट्रिटिकम एस्टियम ट्राइटिकम एस्टियम एक ही चीज है। इंग्लिश के शब्द को जब गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ भी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग के, लेकिन आपका क्या दिखेगा? ट्रिटिकम एस्टियम होता है। आवृत बीजी वर्ग को कितने उप वर्गों में बांटा गया? आवृत बीजी वर्ग को 6 कुल में बांटा गया। शांति से पढ़ लो, बिल्कुल ध्यान लगा के। आवृत बीजी पौधों को मुख्यतः 6 कुल में बांटा गया क्योंकि सबसे एक लाइन से अभी सुनेंगे। तो 6 कुल कौन से होते हैं? क्रोसीफेरी, मालवेसी, लिग्नेसी। मेरे साथ बोलो, क्रोसीफेरी, मालवेसी, लिग्नेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी और ग्रेमनी को ही पोएसी कहते हैं। हाँ, मन के अंदर आप लोग बोलते जाना। ठीक, लिग्नेसी कुल का आर्थिक महत्व क्या होता है? हमने कहा लिग्नेसी कुल का हम लोग क्या करते हैं? दाल वाली फसलें। दाल वाली फसलों को हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में और औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और सनई सफेद चीकर प्राप्त करने के लिए शीशम भी आ जाती है। शीशम का विज्ञान में क्या होता है कि दाल गिरजा शीशो, क्या दल गिरजा शीशो होता है। ठीक, गुलमोहर होता है, कचनार होता रहते हैं। अब हाँ, इनके सबके आपको वर्टिकल तो क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन आया है कि अधोवर्ती अंडाशय वाले कुल के 4 पौधों के वनस्पति नाम लिखिए। अब वनस्पति के नाम बूझा गया है तो कौन कौन से? कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूजा होता है। तो कद्दू में कौन सा था? कुकुरबिटा मैक्स का होता है। लौकी का लेजिनेरिया सिस्नेरिया होता है।
तरबूज का सिट्रस लेंटस होता है, खरबूजा का कोकुस मेला होता है। यहाँ पे आपको वर्टिकल नेम नहीं याद होगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ से ज्यादा अब जब क्वेश्चन का लिग्नेसी कुल की लकड़ी से प्राप्त होने वाले 6 वृक्षों के विज्ञानी नाम बताइए, तो शीशम का, इमली का, बबूल का, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रीय पादप अनुसंधान क्या होता है कि हमने बताया कि आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जीवित पादपों का संग्रह होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण जीवित का संग्रह होता है रखे हैं। और इसमें यहाँ पर पादपों का पुनर्स्थापन या इंट्रोडक्शन का मतलब होता रहता है कि नए पौधे को लगाया जाता है। कल्टीवेशन और प्रजीवेशन होता रहता है। कल्टीवेशन में संवर्धन किया जाता है कि उसकी आकृति है, और प्रजीवेशन में परिरक्षण किया जाता है अनेक मतलब बैक्टीरिया से बचाने के लिए रखे। ठीक, उसके बाद क्या है? ग्रेमनी और पोसी का अब यहाँ पे समझने वाला है, और यहाँ पे एक चीज को समझ गए तो पूरी चीज को इस डायग्राम को समझोगे क्या है, समझे? वरना इस डायग्राम को ही नहीं समझ पाओगे। तो क्या है? सबसे पहले आवास और स्वभाव हेडिंग डालेंगे रखे। ये अधिकांश पौधे कैसे ग्रेमनी के साकी होते हैं। साकी मतलब इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, टूट से बीच से मुड़ भी जाते हैं। क्या इसकी में कोई लकड़ी नहीं पाई जाती है। जड़ पौधों में रेसादार अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कैसी जड़ें पाई जाती है? अपस्थानिक। अपस्थानिक मतलब होता है कि तो ऊपर ही पाई जाती है, फैल जाती है। तना क्या है? बेलाकार सीधा तना पर्व संधियों के रूप में बटा हो जाता है। किसके रूप में बटा होता है? पर्व संधियों के रूप में बटा होता है। पत्तियां पतली होती, लंबी होती, सरल होती है, समांतर सिरा। आपको हेडिंग याद होना चाहिए तो आप समझो। अब ये समझो, ये जो हमारे दिख रहे ये क्या? हमारे पुंकेसर होते हैं। ये क्या होते? हमारे पुंकेसर होते रहते हैं। ये क्या होते? हमारे जायंग होते हैं। ये लाडिक्यूल्स होते हैं कि ये लेमा होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा एक कैसे आप इसका स्ट्रक्चर बना है। अभी आपको जो हम कहेंगे स्ट्रक्चर आपको बताओ, तो आप स्ट्रक्चर इसी से बनेगा। ये जो फार्मूला होता है, अगर आपने ये पता आपको तो आप ये बना लोगे। रखिए, पुष्प क्रम क्या होता है? स्पाइक होता है। कौन सा? स्पाइक्स होता है। पुष्प द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी का चिन्ह क्या होता है? ये वाला। हाँ, ये क्या है? द्विलिंगी का चिन्ह होता है। उसके उभय लिंगी पुष्प होते रखे। पुमाक इंडोनेशियम, देखो क्या है? एंड्रोसियम। अब पुंकेसर की संख्या 3 या 6 होती है। आप समझो, पुंकेसर हमने क्या बोला? एंड्रोसियम कितना है? 1 2। ये क्या है? 1 2 है। अब हमसे कह रहे थे एंड्रोसियम कितना है? 1 2 3। 1 2 3। तो आप यहाँ पे देखो एंड्रोसियम कितने लिखा है? 3 3 प्लस 3 मतलब 3 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। समझ गए रखे? आप कैसे डायग्राम बनाओगे रखे? अब गाइनोसियम, ये एक अंडपी होते रखे। इसमें गाइनोसियम फूल का क्रेप शेप्स होता है। अब गाइनोसियम इसमें कितने है? का 1 कौन सा है बताओ? गाइनोसियम का रखे क्या? ये वाला। ओके, ये क्या हमारा गाइनोसियम हो गया रखे। अब यहाँ पे हमारा इसमें क्या मिला क्या रखे हमसे? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और चीजें यहाँ पे अभी हमें नहीं मिली जाती। अभी आगे उनका हम चीजें क्या नमस्ते डिस्क्राइब करेंगे रखे। अब हमारा क्या है? ग्रेमनी कुल के पौधों के फल में हमें अनाज प्राप्त होता है। भाई हमारे गेहूं आते हैं, ग्रेमनी कुल में क्या प्राप्त होता है? अनाज प्राप्त होता रहता है। ये भोजन का मुख्य स्रोत है। गेहूं हम लोग भोजन के रूप में खाते रहते हैं। इसमें प्रोटीन्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता रहते, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त है। ऊर्जा का मतलब हम खाना खाते तो ताकत आ जाते हैं। हाँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक महत्व वाले पौधे, इसके अंदर कौन कौन से ग्रेमनी कुल के अंदर पौधे होते हैं? तो धान आता है, जई आता है, गेहूं आता है। तो धान का वर्टिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता रहता है। जई का एविना सटाइवा होता रहता है। और जो का हार्डियम बुल्गेरी होता है। जो का हार्डियम बुल्गेरी होता रहता है। आप अगर इसके वर्टिकल नेम भी नहीं लिखोगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले पूछा गया कि 5 पौधों का वैज्ञानिक नाम लिखिए। 5 नंबर लिखिए। तो आप अगर पहले बता रहे कि विज्ञानी नाम लिखिए, तो 6 नंबर ये 5 वर्टिकल नेम अगर आप लिख दोगे रखे, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे रखिए। नहीं, जो उसी कुल के पौधे आते हैं। ये हमारे 5 क्या है? ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। अभी अब आपको आगे पढ़ाएंगे क्रोसीफेरी कुल के। तो समझो पहले क्रोसीफेरी कुल क्या होता है। इसमें नहीं सरसों, इसमें ग्रेमनी पोजीशन नहीं आता है। अब जो हमारा क्रोसीफेरी कुल का क्या अर्थ मत लिखे रखे। तो क्रोसीफेरी कुल के अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या द्विलिंगी होती है? द्विलिंगी का हमने मतलब बताया था क्या? मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं रखे। ये क्या होते हैं? जायंगदार होते रहते हैं। दल स्वतंत्र क्रोसीफॉर्म होते रहते हैं।
फिर उसका लक्षण क्या है, पुष्पक्रम, ये 80 मार्च होता है, कैसा होता है, 80 मार्च होता है, ठीक। और उसका पुष्प, पुष्प क्या होता है, सेवत्र होता रखे, सेवत्र होता है, जांगदार कैसे। अब केलिक्स जो अभी हमने बताया था, केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम, मेरे साथ बोलो, केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम, केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम। तो केलिक्स कितने हैं इसमें, 4। केलिक्स कौन सा होता है रखे, 4 होते हैं, देखो 1 2 3 4, समझ गए। बाहरी आवरण को केलिक्स कहते हैं, आपस में एक दूसरे से दबे हुए होते हैं। हाँ वो तो अभी आगे देखेंगे, ठीक। ये स्वतंत्र होते हैं, यहाँ पे दबे हुए नहीं है, ये स्वतंत्र है, अलग है। फिर उसके बाद हमारा क्या, केरोला, केरोला कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो बाहर वालों को हम लोग क्या कहते हैं, केलिक्स कहते हैं। आप अगर आपको डायग्राम हमने क्या किया था, जब हम 11th में थे तो हमने सबके डायग्राम रट के गए थे, तो मुझे डायग्राम याद थे, तो हमने वहीं से सभी की परिभाषा निकाल ली थी। तो आप 2 ही तरीके हैं, डायग्राम रटना आसान होता रखे हैं। तो ठीक, ये क्या था हमारा, क्या था, केलिक्स हो गया रखे, और ये क्या है, केरोला, अंदर वाला क्या, केरोला से। अब आ जाएगा एंडोसियम। एंडोसियम कितना है इसमें, 6। अब 6 देखना कौन कौन से हमारे एंडोसियम 6 है, 6 कौन कौन से हैं, क्या, हाँ हाँ हाँ, 2 3 4 5 6 टाइम तो कर दिया इसको ना। ये चीज जो दिख रही, ये चीज, ठीक, ये चीज कौन सी दिख रही, 1 2, हाँ 6 देखो, 6 देखो, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कौन से 6 होते रहते। अब हमारा उसके बाद क्या रखे, गायनोसियम। गायनोसियम क्या होते रहते हैं, हमारे अंदर के हिस्से को कहते हैं, सबसे अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं, ये गायनोसियम कहते रहते हैं। अब यहाँ से अगर आपको फार्मूला बताना है, हमने क्या बताया, EBR तो लिखोगे रखे, और ये रखे, ये द्विलिंगी में था, द्विलिंगी था, अभी हमने आपको बताया। केलिक्स कितने थे, केलिक्स 1 2 3 4, तो केलिक्स कितने थे, 4। और उसके बाद केरोला कितने थे, 4, तो केरोला कहाँ गए, 1 2 3 4, केरोला 4 हो गए रखे। उसके बाद हमारे क्या हो गए रखे, एंडोसियम कितने थे, 6। एंडोसियम हमारे कहाँ के रखे, 2 3 2 2 4 और 5 1 6 हमारे एंडोसियम। उसके बाद हमारा क्या, गायनोसियम। गायनोसियम कितने हमारे पास, 2। तो गायनोसियम 2 कौन से हैं, गायनोसियम 2 1 और 2, यहां से आप निकाल सकते हैं। अब आरती में पूछा गया हमसे, क्या देश का, सरसों से हम लोग क्या प्राप्त होते रहते हैं, सरसों की हम लोग खाने के रूप में, साग के लिए उपयोग करते हैं, तेल के रूप में उपयोग करते हैं, बहुत चीजें दिया। फिर सलगम का मांसल जड़ें पाई जाती हैं, मूली का सटाइबस होता है। तो समझ गए कैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। उससे कुकुरबिटेसी, तो कुकुरबिटेसी कुल के अंदर 2 पौधे आते हैं, लौकी कद्दू खीरा ककड़ी। ये क्या होती है, जो मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं, लताएं फैली होती हैं, मतलब भैया जो भी बेल वाली सब्जी, हाँ बेल वाली, तो कुकुरबिटेसी होते रहते, निर्बल होते रखे। इसका आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, हमने 2 का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है, आप समझ सकते हो। टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे ये चीज नहीं बताएंगे आपको, फिर से कि आप हेडिंग याद रखो, केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम, केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम, केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम, तो सब में EBR तो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो केलिक्स केरोला एंडोसियम गायनोसियम, आप देख सकते हैं केलिक्स कितने हैं, केरोला कितने हैं, एंडोसियम कितने हैं, गायनोसियम कितने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये नरपुष्प है, केलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, केलिक्स 5 हो गए। अब केरोला कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, केरोला कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 केरोला। एंडोसियम कितने हो गए, 2 + 2 हो गए, देखिए अब कितना है, 5 है, देखो एंडोसियम 1 2 3 4 5, 2 + 2 + 1, गायनोसियम कितना है, 1। फिर से देखो केलिक्स कितने इसमें, 5, 1 2 3 4 5, केरोला कितने, 5, 1 2 3 4 5। उसका एंडोसियम कितना है, 2 2 4 1 5, 2 + 2 + 1 5 हो गए। फिर गायनोसियम कितना, 1 1। देखो आप डायग्राम से ही फार्मूला बना सकते हो, तो डायग्राम रट लो, या और हम तो फार्मूले को रट लेते थे, या डायग्राम को रटो जो तुम्हें आसान बने रखे, ठीक। ऐसे मादा का भी हम निकाल लेंगे रखे, तो आपको अब पता चला कैसे याद कर पढ़ना है, कितनी अच्छी ये चीज। ये अब बिना पढ़े आप
बच्चे रट के जाते क्या होता रहता है, ये समझ में ही नहीं आता। और कोई अच्छे तरीके से तुम्हें अगर समझा देता है तो ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों को, क्योंकि ये जीवन लाइफ से हमारी जुड़ा होता रहता है कि लौकी में अच्छा एक केलिक्स होता है, और लौकी के हम पत्ते को फूल को देखेंगे जाके तो वहाँ पे छाट पाएंगे केलिक्स क्या होता है, केवला क्या होता है, एंडोसम क्या होता है, गाइनोसम क्या होता है। और मेरे पास सुविधा होती है तो आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पर दिखाते हैं। ठीक, बट अब आया क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक महत्व लिखिए, तो इनके सबके आपको क्या करना है, 5 दाल वाली फसलों से प्राप्त वाटिकल में याद करना है, 5 सब्जी वालों के याद कर लेना है, 5 लकड़ी वालों के प्राप्त कर लेना है जिससे लकड़ी प्राप्त हो जाती है। अब 5-5 याद कर लोगे रखे तो 5 ही, या तो फल वाली बुझेगा सब्जी वाले तो आपके नंबर मिल जाएंगे। ये चना के हो गए रखे आपको, जो आप 11th में हो तो सब्जी वाली फसलों के नाम तो नहीं, अनाज वालों के तो सभी को याद होते हैं। हाँ, दाल में मटर, चना, अरहर, मूंग, उड़द। लकड़ी में शीशम, सिरस, बड़ी गुमची, कीकर, इमली, गुलमोहर। अब बच्चे क्या करते हैं, इनके लकड़ी वाले आएंगे तो लकड़ियों के नाम लिख देते हैं, लेकिन ये लकड़ी नहीं पूछे जाते, उनके वार्टिकल नेम पूछे जाते हैं। ठीक, ये कहा बताओ। अब मालवेसी कुल का बहुत सरल कठिन नहीं है। अब देखो इसमें का एपिक्स कितने हैं, इसमें 5 + 7। अब देखना पहले हम इनको पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 5 में तो 1 2 3 4 5। फिर से देखो ये लिखा इपिक्स, इपिक्स मतलब क्या, ये मिले हुए 5 हैं, पहले क्या 5 फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखो 1 2 3 4 5 हो गए 7 5। केरला कितना है 5, 1 2 3 4 5। फिर गाइनोसियम कितने हैं, अनंत, गिन ही नहीं सकते कितने सारे हैं। यहाँ पे तो आपको दिख रहे हैं कि कितने सारे हैं। फिर क्या है एंडोसियम और गाइनोसियम, गाइनोसियम कितने हैं, 5 को है, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 नहीं, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 1 2, ये हमने लाइन खींच दी है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, अब कहेगा कि मालवेसी कुल के अंदर 4 पौधे कौन से आते हैं, गुड़हल, कपास, भिंडी, पटसन। गुड़हल का आता है हिबिस्कस रोजा, कपास का गोसिपियम हिस्टस या गोसिपियम स्पेसिस, भिंडी का हो गया क्या हो गया भिंडी का हिबिस्कस स्कुलेंटस, या दूसरा भी होता है क्या भिंडी का, एब्लोमास्कम स्कुलेंटम। ठीक, एब्लोमास्कम स्कुलेंटम। अब रेशे प्राप्त करने, रेशे हम किससे प्राप्त करते हैं, रुई से प्राप्त करते हैं। रुई किसी कॉटन से प्राप्त होती है, कॉटन और कपास से, सनई से, भांग से, मूंज से, ये आपको प्राप्त होती रहती है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक ही बार आ जाके यहाँ से आपके जितने या तो मालवेसी कुल पूछेगा या क्रोसिफेरी कुल। अब हमारा अगला है कि श्वसन। श्वसन क्या होता है, यहाँ से पूछा कि एक एटीपी में कितने किलो ऊर्जा प्राप्त होती है, 7 किलोग्राम रहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या बताओगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी अगर पूछेगा तो क्या बता, एडीपी, और एटीपी पूछेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और पूछा एडीपी तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अब ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनाता है, पारूपिक अम्ल बनता है। कोशिका में ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा, एटीपी के द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा होता है। अब आगे हमारा अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अनाक्सी मतलब जहां पे ना लग जाए, क्या ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। फिर एटीपी क्या हमने बताया, यह उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं, उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, श्वसन और श्वसन। यह सभी जीवों के हर समय में होने वाली उपापचय क्रिया होती है या अपचयी क्रिया होती है। यहाँ O2 की उपस्थिति होती है, यहाँ पे O2 का अभाव होता है। ठीक, क्यूडन में और नहीं पाई जाती है, O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इस क्रिया में ग्लूकोज की एक अणु से 38 एटीपी बनती है, इसमें क्यूडन में 2 एटीपी बनती है। फिर आगे हमारा क्यूडन और अनाक्सी श्वसन। भाई हमने क्या होता है, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है,
ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और क्यूडन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या उसमें भी अभाव होता है। क्या होता है, अभाव, मतलब नहीं पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को ज्यादा डिस्कस करेंगे, ज्यादा यहाँ से आपकी क्लास भी लंबी ना हो, सभी बच्चों का टाइम भी अच्छा लगे रखे। फिर श्वसन को प्रभावित करने वाला कारक क्या, सबसे पहले श्वसन पदार्थ वगैरह के, जीव द्रव वगैरह, बाह्य तापमान क्या वगैरह के, जल तापमान, और तापमान अधिक वगैरह के तो फिर उसका ऑक्सीजन, जल, प्रकाश, कार्बोहाइड्रेट, श्वसन समय। आपको हेडिंग याद होंगी तो आप कर लोगे, और आपको हेडिंग नहीं याद है तो आप फिर नहीं कर पाओगे। देखिए हम देख चुके। अब एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 20 में, 21 में पेपर नहीं है जाके, और 23 में, 20, 22, 23, तो इस टाइप का। अब क्वेश्चन तो एक ही था, क्वेश्चन को घुमा के खाली पूछा गया हर बार में। ठीक, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में, और सोयाबीन का विज्ञान नाम क्या होता है, ग्लाइसिन मिक्स होता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में और कहाँ एकत्रित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, शर्करा, स्टार्च होता रहते हैं, और जड़ तथा पत्ती में ग्रहण किया जाता है। अब जो क्वेश्चन आया हम उसी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया हमसे। सबसे पहले पूछा गया 2020 में पौधों में भोजन का हस्तांतरण की क्रिया का उल्लेख कीजिए। फिर पूछा गया क्या, पौधों में पत्ती और खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण पर ऊतक के द्वारा होता है। तो 23 में पूछा गया कि पौधों में खनिज पदार्थ के परिवहन, मतलब घुमा फिरा के आना एक ही जगह पे है, बस बच्चे को कंफ्यूज करना है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायग्राम तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। साइलेंट, पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। पत्तियों में इन खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण तरल अवस्था में जड़ की ओर होता है। किसकी ओर होता है, तरल अवस्था में जड़ की ओर होता है। ये मज्जा रश्मियों द्वारा कुछ भोज्य पदार्थ पार्श्वी दिशा में वितरित कर दिया जाता है। कौन सी दिशा में, पार्श्वी दिशा में दिया जाता है। प्रयोग देखो क्या था, एक मुंच नामक साइंटिस्ट थे, कौन से थे, मुंच नामक है। इन्होंने क्या किया, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण संबंध में एक व्यापक कल्पना की। अब यहाँ के शर्करा लिया जाके, इधर देखो अपने अब तो मुंच ने उपकरण में क्या किया, एक नलिका ली, किसे, सी के दोनों सिरों, सी का मतलब सी टाइप की देखो ली जाके, किस टाइप की ली है, सी टाइप की दोनों सिरों पर अर्ध पार्क में झिल्ली द्वारा, कौन सी, अर्ध पार्क में झिल्ली के द्वारा बनी थैलियां ए और बी, किसे ए और बी के रूप में बांध देते हैं, किसके, ए और बी के रूप में बांध देते हैं। ए में शर्करा का सांद्र घोल और बी में शर्करा का तनु घोल, क्या था, शर्करा का सांद्र घोल, एक में मतलब विलयन की सांद्रता अधिक होगी, एक में कम होगी जाके। तो दोनों बर्तनों को नलिका डी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, डी से जोड़ देते हैं। ये देखो, तो उन्होंने देखा कि थैली ए में सांद्र घोल की पार्श्वी दाब अधिक होने के कारण बर्तन ए का सांद्र घोल पार्श्वी दाब अधिक होने के कारण बर्तन ए का जल परासरण द्वारा प्रवेश करता है। मतलब जो अधिक सांद्रता का कम सांद्रता की ओर जाएगा। अच्छा एक चीज बता रहा कि हम क्या करेंगे कि हम लोग कह रहे हैं किशमिश ले जाके, किशमिश को अगर पानी में डालेंगे आप फूल जाती है, और अगर अंगूर को गर्म पानी में डाले जाके तो सिकुड़ जाता है। तो क्या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है चाशनी के लिए। चलो फिर क्या होता है कि ये थैली में शर्करा मिलाते ही जाके बी थैली से शर्करा बाहर आ जाती। तो आपको ए लैंग्वेज अपनी भाषा में लिखनी है, बस आपको डायग्राम याद रखना कि क्या होता है कि अधिक सांद्रता के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते जाके, बस आपका डायग्राम ज्यादा है कि ए पत्तियों की पूर्ण मध्योतक कोशिकाओं की तरह होता है, जहां शर्करा का निरंतर निर्माण होता रहता है। क्या होता है, शर्करा का निरंतर निर्माण होता रहता है। परासरण दाब निरंतर बना रहता है। कौन सा दाब बना रहता है, सरण दाब बना रहता है। बी जड़े और अन्य अंग की तरह है, जल भोजन का संचय होता है। ये निरंतर खर्च करता रहता है। इसका परासरणी दाब निरंतर कम बना रहता है। कैसा बना रहता है, कम बना रहता है। इस प्रकार मुंज के अनुसार जल में घुले भोज्य पदार्थ की अविरल धारा मात्र में धारा प्रवाह के रूप में निरंतर फ्लोएम होते। क्वेश्चन में ये आता था कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए। तो जाइलम का मतलब जल, जल का मतलब पौधों में जल को कौन प्रभावित करता है, जाइलम। और फा से मतलब फल, फल का मतलब खनिज पदार्थ, तो फल कौन से खनिज पदार्थ को कौन पहुंचाता था, फ्लोएम होता था। तुमने देखा होगा कि अगर हमें कोई पेड़ को
काटना है और या सुखाना, तो उसके कहते हैं बाहर के बक्कल को छुटा दो रखे रखे, तो इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा रखे, लेकिन उसका क्या भोजन का संचय होता है। या तुमका कोई पेड़ है उसके बाहर के बक्कल को छुटा दोगे रखे, तो वहीं से नई कलिका, नई शाखाएं क्या होंगी, निकलना चालू हो जाएंगी, नई शाखाएं क्या हो जाएंगी, निकालना चालू हो जाएंगी रखे। विभिन्न पौधों में भोज्य पदार्थों का संचय विभिन्न रूप में होता है। पौधे भोजन के विभिन्न अंगों में एकत्र होता है और मुख्य रूप से भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन होते रहते हैं। अब देखो हमने क्या है, अब स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचय किसमें होता रखे, तो देखो जड़ में शकरकंद की फसल का कार्बोहाइड्रेट किसमें संचय होता है, जड़ का। आलू अरबी में तना में संचय होता रखे, और बंद गोभी में कायिका में होता है, फूल गोभी में पुष्प में होता है, और मक्का में कलिका में होता रखे। मतलब जो भी इतनी फसल है इनका जो भोजन का संचय कहाँ होता है, इन्हीं भागों में होता है। ऐसे चुकंदर का जड़ में होता है भोजन का संचय, तभी चुकंदर फूल जाती है, ठीक। गन्ने का तना में होता है, और सेब आम केला का फल में होता है। इंसुलिन किसमें होता है, डायलिया या आर्टिचोक होता है, जड़ में होता है। कोशिका इष्ट का कोशिका में होता रखे, और मक्का गेहूं का बीज में होता रखे, और नारियल सरसों के तिल का बीज में होता रखे। आप यहां से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है, किससे, जल से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अक्रिया होती है, ग्रेना में होती है। तालाब के दिन के समय पानी में बुलबुले किसके कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण। तालाब में जो पानी होता है तो प्रकाश की किरण पहुंचते तो क्या बुलबुले टाइप के निकलने लगते हैं, लेकिन ये छोटे आकार में होता है। बड़ा होकर समुद्र में बुलबुले निकले नहीं निकल सकते रखे, छोटे आकार में अभी किसी पानी को रख दो रखे और धूप में रखो तो उबलने लगेगा रखे, उसी को तो बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन से रंग वाली प्रकाश की किरण है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, लाल की प्रकाश की सबसे कम, इसमें प्रकाश की किरण उजी रखे, लाल की कम। अब C3 C4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का उम्मीद है, बहुत ज्यादा आता है। तो C3 पौधे क्या होता है, C4 प्लांट क्या होते रखे। इन पौधों में CO2 का स्थिरीकरण एक बार होता है। C3 प्लांट में पौधों में स्थिरीकरण एक बार होता है, इसमें 2 बार होता है C4 प्लांट में। ये पौधे सभी प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। C3 के जो प्लांट होते हैं सभी प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। ये पौधे उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों में क्रांज शारीरिकी नहीं पाई जाती। कौन सी, क्रांज शारीरिकी नहीं पाई जाती, इनकी में पाई जाती है। प्रण मध्योतक प्राय खंभ, प्रण मध्योतक प्राय खंभ के ऊतक और स्पंजी ऊतक में भिन्न होती है, इसमें समान अंतराल रहता है, ठीक। हरित लवक एक ही होता है, इसमें हरित लवक 2 होते प्रकार के होते हैं। कौन से, 2 प्रकार के होते रखे। उसके बाद में क्या है, प्रकाश संश्लेषण और शोषण में लिखिए। तो इसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन होने के कारण यह एक अपचयी क्रिया है। तो इसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन होने के कारण यह एक कौन सी क्रिया, अपचयी क्रिया है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण इसमें भोज्य पदार्थों बनने के कारण, इसमें क्या अपघटन मतलब टूटना है तरह के, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि बनता है भोज्य पदार्थ, तो एक उपचयी क्रिया होती है। इसमें O2 की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें O2 आवश्यकता होती है, इसमें O2 मुक्त हो जाती है, मतलब O2 चली जाती है, O2 मतलब ऑक्सीजन चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। इसमें क्या अगला क्वेश्चन अगला है कि इसमें जल और CO2 मुक्त होती है। इसमें जल और CO2 क्या होती है, मुक्त होती है। इसमें जल और CO2 प्रयुक्त होती है, मतलब यूज होती रहती है। यह 24 घंटे क्रिया होती है। जो प्रकाश श्वसन क्रिया होती है, 24 घंटे की आवश्यकता होती है। इसमें केवल दिन के समय, पर प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल दिन में ही होता है। हाँ, ये कि जटिल में सरल पदार्थ बनाते हैं, इसमें सरल से जटिल, इसमें जटिल से सरल बनाते हैं, इसमें सरल से जटिल बनाते हैं, उल्टा करते हैं। इसमें पौधों का शुष्कद्वार घटता है, इसमें पौधों का शुष्कद्वार बढ़ता है। अब जो क्वेश्चन है हिल अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण का वर्णक कौन होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्रहण करने वाला वर्णक कौन सा पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इधर देख लो आराम से। इसमें क्लोरोफिल और केराटिनॉइड और फाइब्रोबिलिन होते हैं, ठीक। उसके बाद पत्ती पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ
तरंग दैर्ध्य वाली किरणें वही अवशोषित हो जाती है। कौन सी हो जाती है? अवशोषित हो जाती है कि ये पत्ती के बाहर निकल जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हमारा है? हिल अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल अभिक्रिया की आपको रिएक्शन पता नहीं चाहिए। क्या हो जाके हाइड्रोजन हो जाके यहाँ से क्या ऑक्सीडेट हो गया के ऑक्सीडेट प्रोडक्ट का बन के रखे या Fe2 इलेक्ट्रॉन एक्सपोर्ट कर दिया रखे और प्रोडक्ट कर दिया रखे। अब एक चीज तुमने देखा होगा रखे, भोजन का संचय हम लोग किस प्रकार से करते हैं। देखो डायग्राम के जरिए तुमने देखा होगा, और एक हम जार ले, चूहे को रख दे एक जार के अंदर रख दे और एक जार में पौधा रख दे, रखे क्या जीवित रहेंगे? दोनों मर जाएंगे। लेकिन ऐसा करें कि एक ही जार में पौधा और चूहा दोनों रख दें तो दोनों जीवित रहेंगे, क्योंकि पौधा क्या करेगा? O2 छोड़ेगा और चूहा क्या करेगा? CO2 छोड़ेगा। रखे पौधा CO2 क्या करेगा? रखे एब्जॉर्ब करेगा रखे, और चूहा क्या करेगा? O2 को ऑब्जर्व करेगा रखे, तो दोनों जीवित रहेंगे। अब इसी प्रकार से देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता रखे। सबसे पहले यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन यही आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण हमारी कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें पानी का ऑक्सीकरण CO2 का अवरक्त होता रखे। प्रकाश संश्लेषण में प्रमणीकरण, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जल से क्रिया करके क्या बनेगा? ग्लूकोज और जल O2 बन के रखे। फिर जो CO2 जल का प्रकाश के प्रमणीकरण क्या बन के रखे? हमारा ग्लूकोज और H2 और O2 बन के रखे। अब देखो आप डायग्राम समझोगे रखे, हमने क्या किया? एक पत्ती को पानी के अंदर क्या किए रखे? मुक्त डाल दिए रखे CO2। इसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाए जाते। अब जो पत्ती होगी जाके क्या उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी जाके, लेकिन इसमें कास्टिक पोटास भर दिया जाके। तो सुनो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्योंकि चौड़े मुंह के बोतल में KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या भर घोल देते हैं। 24 घंटे के अंधकार में रहते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर डुबो कर रखते रहते हैं। और पत्ती के चौड़े मुंह की बोतल के अंदर इस प्रकार लगाते हैं कि उसका आधा भाग बोतल हो, आधा भाग बोतल के बाहर हो। तो 3 से 4 घंटे तक धूप में रखकर आयोडीन परीक्षण करने के पर पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर होता है वो नीला पड़ जाता है, और परंतु बोतल के अंदर का भाग आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब पत्ती के जो बाहर का भाग होगा रखे वो नीला पड़ जाएगा रखे, कोई असर नहीं पड़ेगा रखे, क्योंकि बोतल के अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। क्या हुआ? स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ रखे, और CO2 उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि वहां पे CO2 नहीं पाया थी। अब दूसरा क्या था हमारा? दूसरा हमारा क्या है कि हमने क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन किया। इसमें क्या एक गमले की लगे पौधे को अंधकार में रखकर स्टार्च विहीन कर दिया जाता है। एक पत्ती के दोनों ओर काला कागज लगा देता है। पत्ती के दोनों ओर कौन सा कागज लगा दिया? काला कागज लगा दिया रखे। अब पौधे के 3 से 4 घंटे बाद प्रकाश में रख देते हैं। फिर पत्ती तोड़कर आयोडीन परीक्षण करते हैं। कौन सा परीक्षण करते हैं? आयोडीन परीक्षण। पत्ती का वह भाग जो काले कागज से ढका होता है नीला नहीं होता है, उसमें प्रकाश के अभाव में स्टार्च का निर्माण होता है। और जो ढका होता है उसमें क्या स्टार्च बन ही नहीं पाएगा रखे, और स्टार्च नहीं बन पाएगा तो भोजन नहीं बन पाएगा रखे, तो वो क्या होता है? उस पर असर नहीं होता, क्योंकि वहां पर CO2 भी नहीं पाया जाता है। बाकी भाग नीला हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन का मतलब पौधे के बाहरी भाग से पानी का भाप बनकर उड़ जाना। पौधे के कौन से भाग से? बाहरी भाग से। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे नापते हैं? हाँ, फोटोमीटर द्वारा। किससे? वाष्पोत्सर्जन किससे नापते हैं? फोटोमीटर। स्टोमीटर का संबंध किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन से होता रखे। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के वायवीय भागों से होने वाले जल की हानि को क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसकी दर को नापने के लिए फोटोमीटर का उपयोग करते रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन होता है, बात रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों के हरे और साकी भागों में उपस्थित छिद्रों द्वारा, इन्हें द्वार कोशिका के द्वारा खोला या बंद किया जाता है, इन्हें प्रणांद कहते हैं। ये वाष्पीकरण रंध्री वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल वाष्प की हानि के पत्तियों को क्या करते हैं? उपचर्म से प्रत्यक्ष वाष्पीकरण होता रखे हैं। फिर उसके बाद क्या हमारा क्या है? क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के महत्व बताइए रखे।
तो जड़ों द्वारा वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में अवशोषित जल की क्रिया के द्वारा वातावरण वाष्पित हो जाता है। मतलब कहने का आशय है जब पानी की अधिक मात्रा में हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन उड़ जाएगा, इससे हानि नहीं पहुंचेगी रहती। और यह खिंचाव रसारोहण में सहायता करता है। किसकी रसारोहण में सहायता करता है। अधिक जल अवशोषित होने से अधिक मात्रा में खनिज लवण पौधे पर प्राप्त होते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे में जल और खनिज लवणों का परिसंचरण में सहायक होते हैं। अब क्या वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर लिखिए। यह पौधे के वायवीय भागों में रंध्र द्वारा होता है, यह जल रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल रंध्र के द्वारा होता है। जल वाष्प के रूप में निकलता है। इसमें क्या होता है? तरल या कोसा के रूप में निकलता है। इसमें क्या होता है? रंध्र प्राय दिन में खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, और इसमें बिंदु स्राव में हमेशा खुले रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः वायुमंडलीय ताप नियंत्रित करता है। इसमें क्या होता है? मूल दाब को प्रभावित करता रखे। उसका वाष्पोत्सर्जन क्या है? स्टोमेटा द्वारा होने वाली हानि। तो वाष्पोत्सर्जन हमने बता दिया कि पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहता है। रंध्र की संरचना किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती रहती है। ये कहते हैं बाह्यत्वचा होती रहती है, द्वार कोशिका होती रहती वाली। रंध्र बाह्यत्वचा की कोई विशेष प्रकार की दो कोशिकाओं से घिरा होता रखे हैं। ठीक। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।